तुमने जमींदार का व्यवहार नहीं देखा क्या? कितना बदल गया है। उसकी बेटी को पक्का वही ले गया है। वही कौन? अरे तुम भी क्या रात में उसका नाम मुझसे बुलवाना चाह रहे हो? समझ जाओ ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे ना? हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब जल्दी यहाँ से चलो, जंगल में ऐसे रुकना ठीक नहीं है। वो दोनों आदमी वहां से चले गए और रमन सोच में पड़ गया। ये लोग किसकी बात कर रहे थे? कौन है वो? और जमींदार की बेटी कहाँ गई? किसी गांव में रमन नाम का एक लड़का रहा करता था। रमन बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था। वो अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके माता पिता गांव में ही साहूकार के खेतों में मजदूरी कर गुजारा किया करते थे। रमन के माता पिता किसी तरह रमन की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा रहे थे और उसे पाल रहे थे। रमन बेटा, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है। विद्यालय नहीं जाना क्या? उठ रहा हूँ माँ। ये आप रोज रोज क्यों बोलती हो विद्यालय जाने को? कई बच्चे तो आते भी नहीं है। नहीं बेटा, तुझे और बच्चों जैसा थोड़ी ना बनना है। तुझे तो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। पिताजी और आपका सपना मैं पूरा करूँगा। इतना पैसा कमाऊंगा कि आपको कभी भी किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो फिर बस उठ जा और जल्दी से नाश्ता करके विद्यालय जा। हाँ। हाँ माँ, लौट गया। रमन तैयार हुआ और अपना बस्ता उठाकर विद्यालय की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे टोकते हुए कहा, अरे अब विद्यालय जाने की ऐसी भी क्या जल्दी है कि अपना डब्बा ही भूला जा रहा है। ये लेकर जा, नहीं तो खाएगा क्या? अरे हाँ माँ, आज तो भूखा ही रह जाता। अच्छा, अब चलता हूँ। रमन घर से निकल गया। वो विद्यालय जाने के रास्ते में जा ही रहा था कि तभी उसे किसी ने आवाज दी, सुनो बेटा। क्या बात है दादी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? दादी, मेरे पास खाने के लिए तो है, लेकिन क्या उससे आपका पेट भर जाएगा? आपको देखकर लग रहा है आप बहुत भूखी हैं। तुम्हारे पास जितना है उतना ही दे दो। कम से कम मुझे थोड़ी तो ताकत मिल ही जाएगी। ठीक है दादी, फिर ये ले लो। रमन ने अपना डिब्बा निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया और बोला, दादी, आप खाना खा लेना और ये डिब्बा यहीं छोड़ जाना। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। देर से पहुँचा तो मास्टर जी डांटेंगे। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रमन वहां से चला गया और विद्यालय पहुंचा। विद्यालय पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पर सभी बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। क्या हुआ? तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? मास्टर जी नहीं आए क्या? मास्टर जी अब नहीं आएंगे। क्या कह रहे हो? अब नहीं आएंगे क्या मतलब है? मतलब ये है कि मास्टर जी की अब किसी और जगह नौकरी लग गई है। वो दूसरी जगह पहुंच गए हैं। तो फिर अब कोई और मास्टर जी हमें पढ़ाएंगे ना आकर? पता नहीं, लेकिन अब तो सब कह रहे हैं बहुत दिन के लिए बंद हो गया है विद्यालय। वैसे भी अपने गांव में कोई आता भी नहीं है पढ़ाने के लिए। हाँ, ये बात भी है। चलो फिर क्या, अब मैं भी घर जाता हूँ। रमन विद्यालय से अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो वापस उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि अब वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं है, बल्कि उसके डिब्बे के साथ बांसुरी रखी हुई है। लगता है वो बूढ़ी औरत मेरे लिए ये बांसुरी रख कर गई है। रमन ने वो बांसुरी उठाई और अपना डिब्बा लेकर वहाँ से सीधा घर लौट आया। रमन के माता पिता साहूकार के खेतों पर जा चुके थे। रमन घर आया, उसने खाना खाया और अपने कामों में लग गया। दोपहर तक उसकी माँ वापस आ गई और रमन को घर में देखकर बोली, अरे रमन, आज तो जल्दी घर आ गया। क्या बात है, विद्यालय की छुट्टी थी क्या आज? नहीं माँ, छुट्टी थी नहीं, हो गई। हो गई मतलब? मतलब ये है कि माँ, मास्टर जी विद्यालय छोड़कर चले गए हैं। अरे, ये मास्टर भी गए? अब तेरी पढ़ाई कैसे होगी बेटा? पता नहीं माँ, कैसे पूरी होगी मेरी पढ़ाई। मैं क्या करूँगा, पैसा कैसे कमाऊँगा? तू चिंता मत कर, हम मिलकर कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। ठीक है।
शाम को रमन के पिता भी घर लौटे और रमन को उदास देखकर बोले, अरे रमन बेटा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? माँ ने डांटा है क्या? आपको तो हर बात मेरी गलत ही लगती है। मैंने नहीं डांटा है, बल्कि इसके विद्यालय के मास्टर फिर भाग गए। मैं तो जानता था, हमारे गांव में इतनी कम सुविधाओं में कौन ही नौकरी करना चाहेगा। तो फिर अब क्या करे? अपने बेटे की पढ़ाई कैसे होगी? तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। रमन के पिता कुछ देर सोचते रहते हैं और फिर कहते हैं, हाँ, अब हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं। रमन, तू दूसरे गांव में पढ़ने जा। दूसरे गांव में? हाँ, दूसरे गांव में। लेकिन कैसे? दूसरे गांव में पढ़ने जाने के लिए बहुत पैसा लगेगा और वहाँ के विद्यालय के मास्टर जी भी पैसे लेंगे। बेटा, तुझे पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तू पैसों की चिंता मत कर, मैं साहूकार से उधार ले लूंगा और चुका भी दूंगा। हाँ, अब यही सही रहेगा। रमन बेटा, तू मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ, ठीक है माँ, पिताजी अगर आप भी यही चाहते हैं तो यही ठीक है। अगले दिन रमन के पिता साहूकार से मिलने उसके घर जाते हैं और उन्हें देखकर साहूकार कहता है, अरे आज तुम यहाँ कैसे आ गए? रास्ता भटक गए हो क्या खेतों का, या फिर पगार लेने का समय आ गया? ना तो रास्ता भटका हूँ, ना पगार लेने का समय आया है। मैं तो बस उधार मांगने आया हूँ। उधार मांगने? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? मुझे मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। यहाँ के विद्यालय में मास्टर रुकते ही नहीं, इसीलिए अब मैं अपने बेटे को दूसरे गांव में भेज रहा हूँ। अरे बेटे को पढ़ाई लिखाई क्यों करवा रहे हो? मेरे खेतों पर काम करने भेज दो, तुम सब मिलकर पैसे कमाओगे। नहीं नहीं, मुझे उसे पढ़ाना है। मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरा बेटा पढ़ाई करेगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए मैं पैसे उधार दे दूंगा। बताओ कितने चाहिए? उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे 5,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 5,000 रुपये मैं दे दूंगा, लेकिन तुम कब तक लौटाओगे? 2 साल का समय दीजिए। आप मुझे पगार नहीं देना। 2 साल में मैं जो काम करूंगा उसी से चुका दूंगा। ठीक है, 2 साल के लिए 5,000 रुपये का उधार। अच्छी बात है। साहूकार रमन के पिता को उधार दे देता है और रमन के पिता पैसे लेकर घर लौट आते हैं। आ गए पिताजी आप? हाँ, मैं आ गया, और ये देखो मैं पैसे भी लाया हूँ। इतने सारे पैसे आप उधार लाए हैं? हाँ बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। लेकिन आप इतना उधार कैसे चुकाएंगे? तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब कर लूंगा। ठीक है, अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। ठीक है, अब तू जाने की तैयारी कर। अगले दिन रमन दूसरे गांव जाने के लिए तैयार होता है। उसकी माँ उसका सामान बांध देती है और पिताजी उसे पैसे देते हैं। बेटे, ये पैसे बहुत संभाल के रखना और गांव में पहुंचते ही मास्टर जी को दे देना। छुट्टियों में घर आते रहना। हाँ पिताजी, मैं समझ गया। बेटा, तू 5 साल के लिए जा रहा है। 5 साल कैसे गुजरेंगे? माँ, आप चिंता मत करो, ये 5 साल तो यूं ही कट जाएंगे। ठीक है, अब जा, अपना ध्यान रखना। हाँ। रमन अपना सामान और पैसे लेकर वहां से निकल गया। दूसरे गांव जाने का रास्ता लंबा था और रमन अकेला था। उसने अपने पास बांसुरी भी रखी हुई थी। रास्ता बहुत लंबा रहने वाला है, मुझे आराम करते हुए जाना चाहिए। लगातार चलता रहूंगा तो थक जाऊंगा। रमन लगातार चलता हुआ जा रहा था। सूरज भी डूबने लगा था और अब धीमे धीमे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसे आसपास कोई भी जगह ऐसी नहीं दिखाई दी जहां वो रुक सकता। अब तो रात हो गई, दूसरा गांव भी बहुत दूर है। मैं अब थक गया हूँ, मुझे कहीं रुकना होगा। एक काम करता हूँ, इसी पेड़ पर चढ़कर सो जाता हूँ। रमन अपना सामान लेकर पेड़ पर जाकर बैठ गया और बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। आधी रात बीत चुकी थी। तभी रमन को कुछ लोग आपस में बात करते हुए सुनाई दिए। उसकी आंख खुल गई और उसने देखा तो पेड़ के नीचे 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना है जमींदार की बेटी कहीं गायब हो चुकी है?
हाँ, पूरे गांव में चर्चा है कि अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने जमींदार का व्यवहार नहीं देखा क्या? कितना बदल गया है। उसकी बेटी को पक्का वही ले गया है। वही कौन? अरे तुम भी क्या रात में उसका नाम मुझसे बुलवाना चाह रहे हो? समझ जाओ ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे ना? हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब जल्दी यहाँ से चलो, जंगल में ऐसे रुकना ठीक नहीं है। वो दोनों आदमी वहां से चले गए और रमन सोच में पड़ गया। ये लोग किसकी बात कर रहे थे? कौन है वो? और जमींदार की बेटी कहाँ गई? सोचते सोचते रमन फिर से सो गया और अगले दिन सुबह सुबह दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। वो दोपहर तक दूसरे गांव पहुंच चुका था। उस गांव का माहौल कुछ अलग था। लोगों का व्यवहार भी बदला बदला सा लग रहा था। रमन एक चाय वाले की दुकान पर रुक गया और चाय पीने के लिए वहीं खड़ा हो गया। नए हो यहाँ? हाँ, पढ़ाई करने आया हूँ, विद्यालय में दाखिला चाहिए। लौट जाओ। क्यों भला? इतनी दूर का सफर लौट जाने के लिए थोड़ी ना पूरा किया है। ये जगह ठीक नहीं है। क्यों, क्या बात है? कोई बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रमन ने चाय खत्म की और दुकान से विद्यालय का पता पूछकर विद्यालय की तरफ चल पड़ा। यहाँ सभी लोग अजीब है, ना जाने क्या बात है। चलते चलते रमन विद्यालय में पहुंच गया और उसने देखा कि विद्यालय पर ताला डला हुआ था। पास ही में वहां के जमींदार का घर था और रमन उनके घर की तरफ चला गया। सुनिए, कोई है यहाँ? अंदर से जमींदार की पत्नी बाहर आई और बोली, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? माफ कीजिए, वो मैं ये पूछ रहा था कि विद्यालय कब खुलेगा? नहीं खुलेगा अब ये विद्यालय। नहीं खुलेगा? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ का मास्टर गायब हो गया है। गायब हो गया? क्या मतलब है गायब हो गया? अब तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ। रमन वहाँ से चला गया और परेशान होता हुआ सोचने लगा। सभी लोग यहाँ से गायब हो गए। आखिर इन सब बातों के पीछे का क्या रहस्य है? मुझे जानना होगा। वो चाय वाला जरूर कुछ ना कुछ जानता है। मैं उसी के पास जाता हूँ। रमन वापस चाय वाले की दुकान पर जा पहुंचा। अरे, तुम अब तक गांव में ही हो, गए नहीं? मुझे जानना है कि यहाँ पर सब कुछ इतना अजीब क्यों है। आखिर बात क्या है? अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। हाँ, बताओ। चाय वाला दुकान से बाहर आ गया और रमन से कहने लगा, बहुत समय पहले की बात है, जब इस गांव में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। ऐसे ही एक राजा हुए थे, चंद्रकेतु। उनका एक बेटा था, धर्मकेतु, बहुत ही मक्कार और नालायक। वो हमेशा गीत संगीत में लगा रहता था और अत्याचारी था। उसकी वजह से प्रजा परेशान रहा करती थी। अरे बेटा धर्मकेतु, आए दिन प्रजा तुम्हारी शिकायत करती रहती है। तुम अपना व्यवहार सुधार लो, आगे आने वाले राजा हो तुम। अगर मैंने तुम्हें राजा बना दिया बिना गुणों के, तो प्रजा तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। पिताजी, आप तो ऐसे ही परेशान होते रहते हो। अगर प्रजा मुझे नहीं अपनाएगी तो मैं मजबूर कर दूंगा प्रजा को, फिर वो मुझे खुशी खुशी अपना लेगी। ऐसे ही राजा के बहुत दुश्मन बन जाते हैं, जिनकी प्रजा खुश नहीं रहती। ना जाने मेरे राज्य का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। धर्मकेतु को अपने पिता की बातों से कोई असर नहीं पड़ता था। वो बस अपने मन की करता था और जिस पर उसे गुस्सा आ जाए उसके साथ तो वो बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। सारी जनता उससे त्रस्त हो चुकी थी। एक दिन प्रजा के कुछ लोगों ने आपस में निर्णय लिए, अगर धर्मकेतु हमारा राजा बना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। हाँ, महाराज से शिकायत करने पर कोई हल तो मिलना ही नहीं, हमें कुछ खुद ही करना होगा। क्यों ना हम राजकुमार धर्मकेतु को ही जान से मार दे? लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? सन की है राजकुमार धर्मकेतु, मर जाएगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम उसे घने जंगल में ले जाकर खाई में धक्का दे देंगे।
हाँ, यही सही है। उसने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया था, छोटी सी बात पर उसे तो धक्का मैं ही दूंगा। अगले दिन दोनों आदमी मिलकर राजकुमार धर्मकेतु के पास गए और बोले, राजकुमार की जय हो। कौन हो तुम लोग? हम आपके शुभ चिंतक हैं। हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लाए हैं। अगर आपने हमारी बात मानी तो आपके सारे काम बन जाएंगे और ये प्रजा जो आपके खिलाफ रहती है वो भी आपका सारा हुक्म मानेगी। ऐसा कैसे संभव है? वो ऐसे कि जंगल में पहाड़ी के पास एक जादुई फूल खिलता है। आधी रात में अगर आपने वो फूल तोड़कर अपने कुल देवता पर चढ़ा दिया तो आपकी सारी मांग पूरी होगी। ये तो बहुत आसान है, हम आज रात को ही वो फूल ले आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों को अपनी जान देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मंजूर है। धर्मकेतु उसी रात को जंगल जाने के लिए निकल गया और आधी रात में चारों तरफ अंधेरा था। धर्मकेतु ने अपनी मशाल रखी और पहाड़ी के किनारे पर वो फूल ढूंढने लगा। वो दोनों आदमी भी वहीं खड़े हुए थे और जैसे ही धर्मकेतु थोड़ा आगे पहुंचा, एक आदमी ने आगे आकर धर्मकेतु को खाई में धक्का दे दिया। धर्मकेतु की मौत हो गई और वो मारा गया। उस दिन के बाद से जो कोई भी गलती से धर्मकेतु का नाम रात में लेता है उसे धर्मकेतु अपने पास खींचता है और वो कभी वापस नहीं लौटता। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे क्या करना है? क्या करने वाले हो तुम? मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने भेजा है। अब मैं मास्टर जी को ढूंढकर पढ़ाई करके ही रहूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन अपना ध्यान रखना। रात में रमन जंगल की सीमा पर खड़ा हो गया। अब तो मैं धर्मकेतु की पहेली को सुलझा कर ही दम लूंगा। धर्मकेतु, मुझे बुलाओ। जैसे ही रमन ने धर्मकेतु का नाम लिया, कोई शक्ति उसे अपनी तरफ खींचने लगी और रमन जंगल के अंदर चलता हुआ पहाड़ी के नीचे आ गया और उसने वहां देखा कि वहां पर न सिर्फ इस गांव के मास्टर जी बल्कि उसके गांव के मास्टर जी और बाकी कई लोग भी कैद में थे। ये सब क्या है? रमन बेटा, तुम यहाँ? वो इस धर्मकेतु की आत्मा ने हमें कैद कर रखा है। वो कहाँ है? वो कभी सामने नहीं आता। पता नहीं उसे कैसे बुलाना है। चाय वाले ने कहा था उसे गीत संगीत पसंद था। रमन अपनी बांसुरी को निकालता है और बहुत मधुर ध्वनि में बजाना शुरू करता है। बांसुरी की आवाज सुनकर धर्मकेतु बाहर आ जाता है और कहता है, कौन हो तुम और मुझे बाहर क्यों बुलाया? इन सभी लोगों को कैद से मुक्त करो। कभी भी नहीं, इन सब ने मेरे साथ गलत किया। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुम्हारा व्यवहार भी गलत था। अगर तुम प्यार से सबके साथ रहते तो सभी लोग तुम्हें सम्मान देते। किसी और की गलती की सजा तुम दूसरों को देकर उनके मन में भी अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हो। कोई भी तुम्हारा नाम प्यार से नहीं लेता। तुम लोगों के लिए अच्छा काम करो, फिर सब तुम्हें प्यार करेंगे। क्या सच में? हाँ। धर्मकेतु ने सभी को कैद से मुक्त किया तो सभी लोग धर्मकेतु की तारीफ करने लगे और अपनी तारीफ का भूखा धर्मकेतु तारीफ सुनकर शांत होने लगा और उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। रमन के साथ सभी लोग गांव लौट आए। तुमने कर दिखाया? हाँ, मैंने कर दिखाया। अब मैं पढ़ाई करूंगा। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वो भी बिना कुछ लिए। चलो अपने गांव वापस चलो। जमींदार की बेटी भी सबके साथ लौट आती है। जमींदार की पत्नी ने रमन को रोका और कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, तुमसे बुरा व्यवहार किया मैंने। कोई बात नहीं, आपकी हालत मैं समझ सकता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम ये पैसे रख लो। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुमने मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज मेरी बेटी मुझे लौटा दी है। ये पैसे तो कुछ नहीं है, लो अब मना मत करो। जमींदार की पत्नी रमन को ढेर सारा पैसा देती है और रमन मास्टर जी के साथ वापस आ गया। उसे लौटा देखकर रमन के माता पिता ने कहा, बेटा तू तो पढ़ने गया था, वापस कैसे आ गया? ये बहुत लंबी कहानी है। पहले आप ये सारे पैसे ले लो और साहूकार को वापस कर दो और ये भी रखो। लेकिन क्या हुआ? इतने सारे पैसे कहाँ से आए?
और ये मास्टर जी तेरे साथ? हाँ, अब से मास्टर जी मुझे बिना पैसों के पढ़ाएंगे और साहूकार के उधार की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो भगवान की कृपा है। हाँ, रमन के पिता ने साहूकार को उसके पैसे वापस दे दिए और मास्टर जी ने रमन को अपने ही गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया। रमन ने बांसुरी अच्छे से बजाना सीख लिया और अब वो काम भी करने लगा था। उसकी संगीत कला से उसके दिन बदल गए थे।